अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम देखें मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास क्या है कि जी कुछ एंगल के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। चैप्टर हमारे पास 8 है, बेसिक ज्योमेट्री। तो इसमें कुछ ये जो फिगर बनी हुई है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट ना सिर्फ क्लियर हो जाएंगे, बल्कि आप इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे क्वेश्चन आप इसमें से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जो है सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ए बी एक लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी बी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो जो ए बी है स्टूडेंट, वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये जो डबल स्ट्रेट लाइन लगी है ना, इसका मतलब होता है पैरेलल। कि ये एक ए बी लाइन है, एक सी डी, दो पैरेलल लाइन है जो कि पी क्यू जो है, पी क्यू असल में कट कर रहा है ए बी और सी डी, जो दो पैरेलल लाइन है उनको कट कर रहा है। पी क्यू एक हमारे पास इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, मार्कर दूसरा ठीक है, इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल। इन ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन वो भी स्ट्रेट होती है जो वो कट करती है। तो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन थी, इनको पी क्यू ने कट किया, इसलिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल की कहानी तो आपको समझ आ गई। जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल क्या करती है, कट करती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ क्या होते हैं, एंगल्स बनते हैं। टोटल हमारे पास ये देखें तो मैंने 8 एंगल बनाए हैं। 8 एंगल बनाए हैं। इन 8 एंगल में कुछ टाइप्स हैं एंगल की, वो मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको बहुत सारी बात समझ आ जाएगी। अब देखिए मेरे पास क्या है कि जी जो एंगल 1 है, एंगल 1 जो है स्टूडेंट, इसको ना मैंने एंगल 1 का नाम दिया। इसी तरह जो इक्वल है एंगल 2 की। अब आप सोचें एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 में देखो कि नजर आ रहा है, क्योंकि पेन रेड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल वाज़ेह। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, और क्यों इक्वल है उसकी एक रीज़न है। पहले मैं बाकी भी लिख लूँ, एंगल 1 एंगल 3 के। इसी तरह जो एंगल 2 है ना, जिसकी मैंने लाइन क्या की हुई है, ग्रीन की हुई, लेकिन एंगल 2 जो है ना स्टूडेंट, वो मेरे पास है जी एंगल 4 के इक्वल है। चलिए लेट्स सी लिख लेते हैं, थोड़ा मार्कर काम ठीक है। अब देखें ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के 2 4 के इक्वल है। बाकी भी कुछ इसी सेम नेचर के हैं, लेकिन मैं ये इनको पहले बताता हूँ कि क्यों इक्वल है, फिर आपसे पूछूंगा, आपने वीडियो को पास करना है और सोचना है कि इस तरफ वाले एंगल कौन से इक्वल है। अच्छा, इनको इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल जो है ना, 1 2 3 4, ये है कोरिस्पोंडिंग एंगल, कोरिस्पोंडिंग एंगल कहा जाता है। ये क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंगल, मतलब ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल है, 1 पेयर है, दूसरा पेयर क्या है, ये वाला है जो भी कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब ये कोरिस्पोंडिंग एंगल किस तरीके से है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब आप देखें कि एक लाइन जो है आपके पास ए बी है और दूसरी सी डी है, दोनों पैरेलल है। ऊपर से एक ही लाइन जो ट्रांसवर्सल है उसने कट की। तो एंगल 1 को अगर मैं देखूं तो ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन के ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, यानी कि ये देखिए ये ऐसे ऊपर वाली साइड ये लाइन है, एंगल 1 लाइन के ऊपर बन रहा है ट्रांसवर्सल के साथ। तो सी डी भी तो पैरेलल लाइन है ना, तो सी डी के जो एंगल 3 है वो भी ऊपर वाली साइड पे ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है। इसलिए ये दोनों एंगल क्या है, आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल है। मतलब एक पैरेलल लाइन के ऊपर वाली पोजीशन के साथ ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है, दूसरी जो दूसरा एंगल है 3, वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर वाली साइड और ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है। अब देख सकते हैं ना कि ये जो एंगल 3 है, ये देखो इस लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है इसके बिल्कुल ऊपर और ये ट्रांसवर्सल है, नीचे इसके जो पाँव है वो ट्रांसवर्सल के साथ है और सार इसका जुड़ा हुआ है, और सॉरी पाँव जो है वो पैरेलल लाइन के साथ है और सार जो है ट्रांसवर्सल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी पाँव इसने पैरेलल के ऊपर रखे हैं और सार जुड़ा हुआ है ट्रांसवर्सल के साथ, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गई। इसी तरह मैंने क्या लिखा, 2 और 4, 2 को मैंने 4 के इक्वल किया। अब देखो 2 को मैंने 4 के इक्वल क्यों किया, ये देखें कि ये जो पैरेलल लाइन है इसके नीचे वाली साइड और ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है,
यानी ये एंगल ऊपर बन रहा था तो ये नीचे और ट्रांसवर्सल के साथ बन रहा है, तो लाजिम बात है इधर जो नीचे और ट्रांसवर्सल होगा उसके साथ इक्वल होगा, तो ये तो हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा। तो अब ये बताया कि आया हमारे पास इसके अलावा भी कोई कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं यहाँ पर, तो जी बिल्कुल हमारे पास कोरिस्पोंडिंग एंगल हो सकते हैं। 5 और 6 कोरिस्पोंडिंग होगा क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है। 6 और 8 भी हमारे पास क्या होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल होंगे। मतलब इसके अलावा हमारे पास एंगल 5 जो है एंगल 7 के इक्वल है और एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है, और ये भी क्या है, कोरिस्पोंडिंग वाली कहानी पर भी अप्लाई हो गई। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोरिस्पोंडिंग वाली चीज़ समझ आ गई होगी कि कोरिस्पोंडिंग का क्या मतलब है। अभी हम इसकी अगली टाइप पढ़ते हैं, कोरिस्पोंडिंग के अलावा दूसरी टाइप है। अब देखें जो एंगल 1 है वो है एंगल 6 की इक्वल, और दूसरा जो है स्टूडेंट हमारे पास एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 7 की इक्वल, यानी जो 1 है ना वो 6 की इक्वल है, ये वाला इसकी इक्वल है, और ये 4 वाला 7 की इक्वल है। अब क्यों इक्वल है, इनका पीछे लॉजिक भी तो होगी ना, बगैर किसी लॉजिक के तो इक्वल नहीं हो सकते। अब ये इसलिए इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो स्टूडेंट वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं अब वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब आप सोचेंगे इसके अलावा एक तो मतलब एक तो ये पेयर बनते हैं, मतलब दो यहाँ पे, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, इसके अलावा और भी दो एंगल हमारे पास जो है इक्वल, टोटल 1 2 3 4 अब सोचिए वो कौन से हैं, या फिर अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई वो दूसरी भी आपने ढूंढनी होगी, मैं लिख देता हूँ और फिर मैं थोड़ा सा वर्टिकली ऑपोजिट को भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट हमारे पास 1 जो एंगल 1 है वो एंगल 6 इक्वल है, तो एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 5 के, ये देखें 2 जो है वो 5 के इक्वल है, और 3 जो है वो एंगल 3 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है, और ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किस तरीके से होते हैं, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसको मैं नाम देता हूँ ए बी का, ठीक हो गया, ए बी, इसको एक और लाइन कट कर देंगे, सपोज पी क्यू नहीं कहते उसको, सपोज पी क्यू कहते हैं। तो असल में क्या था कि जब इसने लाइन को काटने से पहले, चलिए मैं बाद में लाइन ड्रा करता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये जो एंगल है ना ये 180 का बन रहा है, ऊपर भी और 180 का नीचे भी बन रहा है, ठीक है, ये टोटल इसका 180 इसके नीचे भी बनता है, टोटल 360 का होता है। जब एक और लाइन पी क्यू ने, वो भी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, जब उसने कट किया तो जो ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 था ये दो हिस्सों में बट गया, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, नीचे वाला भी एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 1 2 3 4 है ना बन गया। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन उसको कट करती है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी है और पी और क्यू है, तो उसके नतीजे में जो यहाँ पर एंगल बनेगा, फर्स्ट मैं से 1 कह दूँ, इस साइड पे एक एंगल बनेगा जिसमें 2 कह दूँ, इन्हें क्या कहा जाएगा कि ये वर्टिकली अपोजिट है, मतलब बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल है, ये रूट कहता है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे एंगल 3 बनता है तो ये भी तो एंगल 4 के इक्वल होगा, तो ये भी तो इसके सामने है। इस तरीके से एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा और 3 जो है 4 के इक्वल होगा। इन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी स्ट्रेट लाइन कट करती हैं तो जिस जगह कट करती हैं वहाँ पर आमने सामने बनने वाले, ये इसकी इक्वल आमने सामने बनने वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट है। अब इनमें से मैं अगर 4 की बात करूँ, जैसे कि इसको मैं अगर उठा के देखूँ, आया ये मैंने ठीक लिखा है नहीं लिखा, 4 और 7 की मैंने बात की, तो ये देख सकते हैं कि ये सी डी एक क्या है स्ट्रेट लाइन है, एक और स्ट्रेट लाइन में से कट किया तो 4 और 7 आपस में आमने सामने इसलिए इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल है। 3 और 4 8 आपस में वर्टिकली अपोजिट है, इक्वल है। 2 5 इक्वल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। 1 6 इक्वल है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट है। तो हमने वर्टिकली अपोजिट यानी कि वर्टिकली एंगल की भी बात करें, कोरिस्पोंडिंग की बात करें। अब हम स्टूडेंट हम बात करेंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूरा चैप्टर वाइज होगा, फिक्र ना करें। तो उसमें हमारे पास दूसरी जो बात है वो ये है कि एंगल 3 जो है ना वो इक्वल है एंगल 6 के,
एंगल जो टू है वो इक्वल है, टू जो है वो इक्वल है एंगल 7, टू एंगल 7 के इक्वल है। अब देखिए इनका क्या मतलब है, ये इक्वल है तो क्यों इक्वल है, हमें रीजन नहीं देंगे, इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी बताना है, ऐसे तो नहीं बता देना कि जो है। आपने हमेशा बेटा क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करना है ना, आपने इस तरीके से करना है कि जैसे आपका जो टीचर मैडम या सर हो सकती है ना, वो जब चेक कर आप ये समझिए कि उसको कुछ भी नहीं आता, यानी जो हमारा पेपर चेक कर रहा है उसे कुछ भी नहीं आता, मैंने उसे पढ़ाना है, मैंने उसे क्वेश्चन इस तरीके से एक्सप्लेन लिखना है, इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वो पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन क्या है। उसी हिसाब से जैसे आपको वो टीचर इसी अप्रोच से पढ़ाता है कि ये जो बच्चे सामने बैठे हैं कुछ नहीं आता, लिहाजा मैं एक एक चीज़ उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि उसको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो जब आपकी बारी आती है ना, वो होती है पेपर की, यानी आपकी जो असेसमेंट होती है, उसमें आपने बताना होता है अपने टीचर को कि भाई ये आपने ये ध्यान में रखना है कि मेरे टीचर को कुछ नहीं आता, तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो मेरी सारी बात समझ आए। हालांकि ऐसा नहीं है, ये आपको जस्ट एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन में जेन में अप्रोच क्या रखना है, ताकि जब टीचर देखे तो वो बहुत खुश हो जाए कि भाई जो मैंने मेहनत की है मेरे बच्चों ने उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और ये मेरे ख्याल में टीचर के लिए बहुत खुशी की बात होती है, एक बहुत अच्छा एक एनर्जी मिलती है टीचर को। ठीक है, तो अब ये देखें ये इक्वल है, और क्यों इक्वल है इसकी जो रीज़न है ना वो है अल्टरनेट एंगल। अब देखो अल्टरनेट एंगल किस प्रकार का नाम है ये भी हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी हमारे पास कोई एक लाइन है पैरेलल, एक और लाइन है पैरेलल, ये ए बी है जैसे कि इधर है, दूसरी क्या है सी डी है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। अब इसको एक ट्रांसवर्सल यानी कट कर रही है, जब इसको एक ट्रांसवर्सल कट करेगी ना तो हमारे पास जो है जो एंगल एक यहाँ पे बना है, ठीक है, इसको मैं 1 कह देता हूँ और दूसरा एंगल यहाँ पे इससे मैं 2 कह देता हूँ। अब ये 1 और 2 अल्टरनेट एंगल कहेंगे। अल्टरनेट का क्या मतलब, अल्टरनेट का मतलब ये है कि जो ट्रांसवर्सल इन्हें पी क्यू ने कट किया दो पैरेलल लाइन को, तो जो लाइन है जिस जगह कट किया ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जब ये दो पॉइंट को कट किया तो इस वाला ये जो लाइन का पीस है, इस लाइन के साथ जो है एक पाँव में एक एंगल बन रहा है और एक सर के साथ बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो ये लाइन है इसका ये पाँव कंसीडर करें तो इसका ये जो लाइन यहाँ पे पाँव वाला है उस नीचे वाली साइड पे पैरेलल के साथ अगर इस साइड पे, यानी कि ये हमारे पास कौन सी साइड है, तो ये हमारे पास राइट साइड है, यानी ये जो लाइन है ना हमारा पी क्यू, इसकी ये वाली साइड राइट है, इस वजह से ये राइट साइड पे एक एंगल बन रहा है राइट हैंड साइड पे, और स्टूडेंट ये वाला हमारे पास कौन सी साइड पे बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है, ठीक है। तो उस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे बनने वाला एंगल उसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल होगा। अब अगेन अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वाला एंगल भी तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे के इक्वल है, और इसी तरह यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, ये भी तो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो अगर मैं जो बात कर रहा हूँ मिक्स नहीं करना चाहिए कि लेफ्ट वाला एंगल राइट वाला एंगल के इक्वल होगा, तो ये वाले जो राइट पे एंगल है उसके लेफ्ट एंगल जो 2 है ना ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है कि जो राइट से मुराद है कि उस लाइन के अगर वो ऊपर वाली साइड पे जो राइट पे बन रहा है उसकी नीचे वाली साइड पे जो लेफ्ट है उसकी इक्वल होगा, इसलिए जो एंगल 3 है और एंगल 4 है ये आपस में इक्वल है। इन्हें कहा जाता है अल्टरनेट कि ये जो लाइन है इसके ये नीचे वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे बन रहा है तो राइट साइड पे ऊपर वाली साइड वाले एंगल की इक्वल होगा, जैसा कि ये वाला 4 एंगल है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे ये जो एंगल ऊपर वाली साइड पे बन रहा है जो एंगल 2 है वो अपनी राइट इसी जो साइड है ट्रांसवर्सल पी क्यू है उसके राइट साइड पे जो ये वाली साइड होती है उसके एंगल 2 की इक्वल होगा। लेकिन राइट साइड से मुराद हमेशा ये लिखिएगा कि अगर ये ऊपर है तो नीचे वाले की इक्वल, ऊपर नीचे वाले की इक्वल, इन्हें कहा जाता है अल्टरनेट एंगल। आई होप कि ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो सारी जिंदगी कहानी नहीं भूलिएगा। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो जो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो है वो 1 की इक्वल होगा, 4 3 की इक्वल होगा। अच्छा, इसके साथ इन्हें मैं ज़रा मिटा देता हूँ तो मैंने यहाँ पर कुछ और लिखा। अब हमारे पास ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, स्टूडेंट इन दोनों एंगल का जो सम हमारे पास होता है वो क्या होता है, इन दोनों का सम जो होता है ना वो 180 की इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है कि पैरेलल जो लाइन होती है जैसे कि ए बी और पी क्यू है उन्हें ये ट्रांसवर्सल ने कट किया हुआ है, और ट्रांसवर्सल वही होती है जो स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को करती है।
तो उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों का सम इक्वल होगा 180 के। इसी तरीके से इन दोनों का जो सम है वो भी स्टूडेंट क्या होगा 180 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इन दोनों का आपस में भी 180 के इक्वल होगा, इन दोनों का आपस में भी 180 के इक्वल होगा। ये बात समझ आ गई आपको। अब देखें इसमें एक और चीज़ जो आपके बुक में डिस्कस हुई है वो मैं दोबारा बनाता हूँ और इंशाअल्लाह आपका मेरे ख्याल में तकरीबन कंसेप्ट सारे के लिए ये मेरे पास स्टूडेंट क्या है पी ए बी, सॉरी ये लाइन ए बी है और एक और लाइन है मेरे पास जिसका नाम क्या है सी बी है। अब मेरे पास एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू है, गलत हो गया, इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल उसी हिसाब से बनाता हूँ। ये पी क्यू है, एक और लाइन बेटा आर एस। अब ये है कि इस वाले केस में जो दो पैरेलल लाइन थी ए बी और सी डी उनको दो ट्रांसवर्सल ने कट किया। ऊपर वाले केस में एक ट्रांसवर्सल ने कट किया था, यहाँ दो ट्रांसवर्सल ने कट किया। अब दो ट्रांसवर्सल ने कट किया तो अभी देखें जो मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि एक मेरे पास ये एंगल है, एक मेरे पास क्या है, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसी तरीके से ये क्या है 3 है और ये क्या है 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इनका जो सम है ये मेरे पास क्या आ जाएगा 180 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम जो है वो किस इक्वल हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। क्यों कि ये दोनों क्या है पैरेलल, ये देखो पैरेलल लाइन है पी क्यू उसने कट किया तो लाजिम बात है इन दोनों को ऐड करेंगे 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 180। ये रूल है कि जब भी पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो उसके जो अंदर दो एंगल होते हैं ना, जो एंगल होते हैं उनका जब आप ऐड करते हैं सम तो 180 की इक्वल होगा। इसी तरह अगर इसको यहाँ से यहाँ ये भी मैं बता चुका हूँ। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना था वो क्या, वो ये कि क्या ये वाला एंगल जो है फर्ज करो इसको एंगल में 5 कह देता हूँ और इस वाले एंगल को मैं क्या कह देता हूँ 6 कह देता हूँ। तो क्या एंगल 5 और एंगल 6 जो है इसको थोड़ा सा क्यों मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों ये देखिए ये भी तो देखो दोनों अंदर वाली साइड, जैसे ये वाले अंदर है तो ये वाले भी दोनों तो अंदर ही है जैसे देखने में नजर आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एंगल 5 और एंगल 6 जो है ना उनका सम 180 नहीं हो सकता। मान ठीक है भाई नहीं हो सकता, ये भी मान लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो सकता उसका रीज़न दे देना कि भाई इन दोनों का जो 180 की इक्वल सम, अगर इन दोनों का सम 180 की इक्वल है तो इन दोनों इनका भी 180 की इक्वल है, तो इन दोनों का 180 की इक्वल क्यों नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए ना, कोई ना कोई रीज़न तो होनी चाहिए। अब देखो उसकी रीज़न क्या आप बताएंगे स्टूडेंट, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ तो आप क्या ये भी कंसेप्ट जो है कि क्लियर हो जाए। वो ये कि हमने ये बताना है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज नॉट इक्वल टू 180 बिकॉज P, Q and RS are not parallel line। देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन नहीं है, ये एक पी क्यू ये लाइन है पी क्यू और दूसरी आर एस है, दो अनपैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है जिसका नाम ए बी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो ऐसी लाइन जो पैरेलल नहीं है उनको कोई लाइन कट कर रही है तो उनके यहाँ और यहाँ जो एंगल जिन्हें हम मतलब देखने में एंटीरियर होंगे लेकिन वो उनका सम क्या है 180 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उनका सम 180 के इक्वल नहीं होगा। उसकी रीज़न जो भी ये पैरेलल नहीं है।
ये इन दोनों का सम इसलिए इक्वल है कि देखो ये ए बी थी, उसको एक और स्ट्रेट लाइन जो है बी ए बी सी बी है, जिसका नाम सी बी है। ए बी और सी डी क्योंकि पैरेलल लाइन है और उनको अगर एक लाइन कट कर रही है तीसरी, जिसे ट्रांसवर्सल कहेंगे, तो उन पैरेलल लाइन को जो एक लाइन कट कर रही है उनके अंदर वाले दो एंगल का सम 180 के इक्वल तो हो सकता है। लेकिन दो अनपैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो उनके एंगल का सम 180 के इक्वल नहीं हो सकता। ये आपने याद रखना है कि इन दोनों का यानी उनका सम आपस में 180 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यानी कि हमारे पास कुछ चीज़ें थी, जो कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह इसमें बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिनको आसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, उनमें कोई ऐसा एंगल या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं सॉल्व कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।